हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशांग स्टोरी है जिसमें टॉप हमारा वांग जी है और बॉटम हमारा विंग। वांग जी की एज 23 ईयर्स ओल्ड है और विंग की एज भी 23 ईयर्स ओल्ड है और ये एक रियल स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मिडिल स्कूल से, जहाँ दो फ्रेंड बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। यहाँ तक कि उनका उठना बैठना, उनकी बात करने की स्टाइल, साथ ही उनका पहनना ओढ़ना, हर चीज़ एक जैसी थी। दोनों की शक्ल अक्ल अलग थी, मगर फिर भी दोनों ऐसे थे जैसे एक जिस्म और दो जान। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आती थी तो दोनों ही उसी चीज़ को बाय करते थे। और ये सब उनके बचपन से लेकर मिडिल स्कूल तक, यहाँ तक कि कॉलेज पहुँचने तक चल रहा था। और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि हमारे विंग और वांग जी थे। मगर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, दोनों में कुछ चेंज होने लगा। जहाँ एक काफ़ी फ्लर्टी था, वहीं हमारा विंग वांग जी से हर बात पर जेलस होता था, क्योंकि विंग को वांग जी का किसी और के साथ फ्लर्ट करना पसंद नहीं आता था। विंग वांग जी से कहता था कि उसे कुछ भी करना हो तो वो मेरे साथ करे, बाकी के साथ नहीं। जो सुनकर वांग जी कहता था, अच्छा वो भी? विंग कहता है, वो भी का क्या मतलब? वांग जी कहता है, मेरा मतलब इंटीमेट सेक्स। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ वो भी। वांग जी कहता है, नहीं विंग, मैं वो तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लड़कियाँ पसंद है, ना कि लड़के। इतना कहते हुए वांग जी मुस्कुराकर गर्ल्स को ताड़ता रहता था और विंग वांग जी को हर किसी से बचाता रहता था, क्योंकि वांग जी का एक लड़की से दिल नहीं भरता था। वो कई लड़कियों से फ्लर्ट किया करता था, जिसके कारण कभी कभी वांग जी गर्ल्स से पिट भी जाता था। और हमारा विंग हर बार उन गर्ल्स से वांग जी को बचाया करता था, ठीक वैसे ही जैसे एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए करता है, अपने फ्रेंड के लिए करता है। मगर हमारे वांग जी को इन सब से कोई असर नहीं पड़ता था। वो आज पिटता तो कल दूसरी लड़की से फ्लर्ट करने पहुंच जाता। इसी तरह उनकी मिडिल स्कूल से कॉलेज तक वांग जी की काफ़ी गर्ल्स फ्रेंड बनी, मगर वो सब वांग जी के लिए टाइम पास थे, क्योंकि वांग जी किसी भी लड़की के साथ सीरियस नहीं था। वही हमारा विंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाता था, जो देखकर कभी कभी वांग जी विंग से कहता था, ओ विंग, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरा क्या होता? और वो कभी कभी विंग को हक कर लेता, यहाँ तक कि मजाक में विंग के चिक पर भी किस कर देता था। ये देखकर हमारे विंग को अजीब फील होता था, क्योंकि अब विंग 20 साल का हो चुका था। साथ ही उसके हार्मोन्स में कुछ चेंज हो रहे थे, जो अभी विंग नहीं समझ पा रहा था। मगर जैसे जैसे समय बीत रहा था, विंग को महसूस हो चुका था कि वो एक गे है जिसे लड़के पसंद है, और उनका इंटरेस्ट बाकी लड़कों में नहीं, केवल और केवल वांग जी में था। मगर वो वांग जी को ये बात नहीं बताना चाहता था, क्योंकि विंग ने सोचा कहीं वो वांग जी को अपने बारे में बताएगा तो वांग जी उससे दूर न हो जाए। इसलिए विंग ने कभी भी वांग जी को अपनी फीलिंग नहीं बताई और वांग जी के साथ वैसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहा। मगर फिर एक दिन अचानक वांग जी, जो अभी अभी कॉलेज से अपने मेंशन में आया था और आते ही वो अपने कमरे में जा रहा था, तभी वांग जी के अंकल लैन कुरेन वांग जी को रोकते हैं और पहले तो वांग जी से पूछते हैं कि उनका कॉलेज कैसा चल रहा है। जो सुनकर वांग जी जवाब देता है कि अच्छा चल रहा है। तभी वांग जी के अंकल लैन कुरेन वांग जी से कहते हैं, ठीक है, इस बार यहाँ कॉलेज कर लो, लेकिन अगली बार तुम्हें स्पेन जाना होगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या स्पेन? मगर क्यों अंकल? कुरेन कहता है, क्यों का क्या मतलब वांग जी? हाई स्टडी और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए तुम्हें स्पेन जाना होगा। वांग जी गुस्से में कहता है, नहीं अंकल, मुझे स्पेन नहीं जाना है। वैसे स्पेन में मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, क्योंकि वहाँ ना तो विंग होगा और ना ही गगा, फिर मैं अकेले कैसे रहूँगा? कुरेन कहता है, जैसे बाकी के लोग रहते, मेरा मतलब जैसे अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट आते हैं वो भी तो रहते हैं ना। और फिर तुम्हारी तो अलग बात है, तुम चाहो तो हॉस्टल में रह सकते हो या फिर अपने लिए कोई अपार्टमेंट खरीद सकते हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग की, गगा और आपकी। अंकल, मुझे वहाँ आप सबकी कमी रहेगी। मैं ना तो आप लोगों से मिल पाऊँगा और ना ही अपने फ्रेंड विंग से। अंकल, आप जानते हैं ना, विंग और मैं बचपन के फ्रेंड हैं, हम दोनों कभी अलग नहीं रहे और आप हमें अलग कर रहे हैं। नहीं अंकल,
दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। जो सुनकर कुरेन कहता है, वांग जी क्या सही है और क्या गलत है मैं तुमसे बेहतर तरीके से समझता हूँ। और रहा विंग का सवाल, तो उससे तुम्हारी दोस्ती मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी हमें दोस्ती अपने बराबर वालों के साथ करनी चाहिए, उसके जैसे पुअर बैकग्राउंड वाले पर्सन से नहीं। तभी वांग जी कहता है, अंकल मैं मानता हूँ विंग एक पुअर फैमिली से आता है, मगर अंकल जो चीज़ उसके पास है ना वो हमारे पास नहीं है। तभी कुरेन कहता है, क्या है उनके पास? वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट और वो पुअर फैमिली, उसके अलावा उनके पास है ही क्या? वांग जी कहता है, उनके पास प्यार है, एक दूसरे के लिए टाइम है जो हमारे पास नहीं है। आप ही बताइए अंकल, क्या क्या करेंगे इतने पैसों का जिनकी वजह से हम 3 लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते। महीनों बीत जाते हैं अंकल, मगर मैं गगा से और गगा मुझसे नहीं मिल पाते। और तो दूर की बात है अंकल, आप यही बताइए हम तीनों ने एक साथ बैठकर कब ब्रेकफास्ट किया? उसके अलावा लंच और डिनर की बात तो छोड़ ही दीजिए। वैसे अंकल मुझे तो याद भी नहीं है कि हम सब ने एक साथ बैठकर कब खाना खाया। अगर आपको याद है तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिए। इतना कहकर वांग जी अपने रूम में चला जाता है और गुस्से में बैग फेंक कर कहता है, ये अंकल भी नहीं समझते हैं कि मुझे विंग के साथ रहकर एक फैमिली का एहसास होता है। इधर दूसरी तरफ विंग भी अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी मोम यू जियान, उसके डैड जियान फिमियान दोनों ही अपने एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। वहीं विंग भी जल्दी से फ्रेश होने के बाद रेस्टोरेंट पहुंचता है और रेस्टोरेंट में अपने मॉम डैड का हाथ बढ़ाता है। अब विंग रेस्टोरेंट पहुंचकर कस्टमरों से ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देता है। तभी जियान फिमियान विंग को देखते हैं और विंग से कहते हैं, अरे विंग तुम आते ही काम पर लगे। विंग कहता है, हाँ डैड। तभी जियान फिमियान कहता है, विंग तुम्हें कितनी बार कहा है कॉलेज से आने के बाद थोड़ा आराम कर लिया करो। विंग कहता है, डैड कॉलेज में भी तो आराम ही करता हूँ ना, वैसे भी वहाँ केवल दिमाग पर जोर पड़ता है, बाकी आपकी तरह दौड़ना भागना नहीं पड़ता है। जियान फिमियान कहता है, ठीक है, तुमसे बातों में जीतना नामुमकिन है। वैसे क्या आज वांग जी तुम्हारे साथ नहीं आया? विंग कहता है, डैड आता ही होगा। इतना कहने के बाद विंग अपने काम पर लग जाता है। अब हम सीधा नाइट का समय देखते हैं, जब विंग के डैड और मैडम यू तीनों रेस्टोरेंट को बंद करके अपने घर में आते हैं। उसके बाद मैडम यू तीनों के लिए डिनर बनाती है और फिर तीनों डिनर करने बैठ जाते हैं। वही इन तीनों की जो भी बात होती है वो डिनर टेबल पर ही होती है, जहाँ मैडम यू विंग से पूछती है, विंग क्या बात है, आज वांग जी रेस्टोरेंट नहीं आया? विंग कहता है, मॉम लगता है वो कहीं और बिजी होगा। वैसे भी आप तो उसे जानते हैं ना, वो एक जगह कहाँ टिकता है। मैडम यू कहती है, हाँ ये तो है, मगर बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसके अंदर दूसरों की तरह वो अमीरी वाला एटीट्यूड नहीं है। विंग कहता है, हाँ मॉम ये तो आपने सही कहा, वांग जी दूसरों से काफ़ी अलग है और उसकी सोच भी। तभी मैडम यू कहती है, ओह हाँ फेमियान, मुझे चैन का कॉल आया था। फेमियान कहता है, क्या कह रहा था वो? यू कहती है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो कह रहा था उसे कुछ बुक्स बाय करने हैं। फेमियान कहता है, उस नालायक को पैसे के अलावा कुछ सोचता है, वैसे भी पिछले हफ्ते भी तो उसने पैसे मांगे थे ना। मैडम यू कहती है, हाँ तो क्या हुआ फेमियान, तुम जानते हो ना हमारा बेटा साउथ कोरिया में आगे की पढ़ाई कर रहा है, तो पैसों की ज़रूरत तो उसे पड़ेगी ना। वैसे भी वहाँ यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा होता होगा, इसीलिए मैं उस नालायक से यहाँ रहकर पढ़ाई करने को कह रहा था। मगर लाड साहब माने ना, उससे तो साफ साफ कह दिया था कि उसे कोरिया में पढ़ाई करना है। तभी मैडम यू कहती है, तो क्या करता बेचारा, उसके सभी फ्रेंड कोरिया पढ़ने जा रहे थे तो उसके साथ वो भी चला गया। और फिर ऐसा क्यों सोचते हो कि वो पैसे मांगता रहता है? आज भले ही वो हमसे लेता है, मगर समय आने पर देगा भी तो। फेमियान कहता है, देखता हूँ कितना कमा के देता है। मैडम यू कहती है, ओहो फेमियान, तुम जब देखो मेरे चैन के पीछे पड़े रहते हो। फेमियान कहता है, क्या करूँ यू, तुम्हारा बेटा एक नंबर का नालायक है। जो वैसे हाँ यू, एक बात यू कहती है, कौन सी बात? फेमियान कहता है, वो यांगली का भी कॉल आया था। मैडम यू कहती है, क्या यांगली का कॉल? वो ठीक तो है ना? फेमियान कहता है, हाँ ठीक तो है, मगर वो कह रही थी कि हम दोनों को उसके पास आना होगा। मैडम यू कहती है, क्यों? फेमियान कहता है, पता नहीं, उसने बस इतना कहा कि हमारे लिए सरप्राइज़ है, वो भी बहुत बड़ी। मैडम यू कहती है, ऐसा क्या सरप्राइज़ प्लान किया होगा उसने? फेमियान कहता है, वो तो पता नहीं, पर कह रही थी कि जब हम दोनों उसके पास जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो क्या करें चले? मैडम यू कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हमारा रेस्टोरेंट बंद रहेगा 2 दिन तक, बंद रहेगा,
तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे और जो लोग आ रहे हैं वो भी आना बंद कर देंगे। जिस पर विंग कहता है, मॉम मैं हूँ ना यहाँ पर, रेस्टोरेंट मैं संभाल लूँगा। मैडम यू कहती है, पर बेटा तुम्हारा कॉलेज है, फिर तुम कब रेस्टोरेंट को खोलोगे संभालोगे। विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लूँगा। वैसे भी अभी कॉलेज में कुछ खास पढ़ाई नहीं चल रही है। आजकल स्टूडेंट टीचर सभी प्रोग्राम की तैयारी, कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी में व्यस्त है, तो 2-3 दिन के लिए मैं रेस्टोरेंट संभाल लूँगा। अगर सीजे आपको बुला रही है तो कोई बात नहीं, कोई बात तो ज़रूर होगी ना, इसलिए आप दोनों 2-3 दिन के लिए जाकर आ जाइए। विंग की बात सुनकर मैडम यू कहती है, ठीक है विंग, फिर हम कल सुबह ही निकलते हैं। फेमियन ठीक है ना। फेमियन कहता है, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैडम यू और जियान फेमियन विंग को अकेला बीजिंग छोड़कर यूनमक निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी यांगली की शादी यूनमक सिटी के सरपंच जिन गोंगसा के बेटे जिन जुशियन के साथ 1 साल पहले हो चुकी है। साथ ही जिन गोंगसा यूनमक सिटी के सरपंच होने के साथ साथ वहाँ के एक रिस्पेक्टफुल पर्सन भी है, और जिन जोशियन वही यूनमक में एक प्रोफेसर है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपने कॉलेज से छुट्टी ले लेता है और उसके मॉम डैड यूनमक सिटी के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाते ही उन्हें पता चलता है कि यांगली ने एक खूबसूरत बेबी बॉय को बर्थ दिया है और मैडम यू जियान फेमियन ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हैं। ये सुनकर तो जियान फेमियन और मैडम यू बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। और इधर जब विंग कॉलेज नहीं गया तो वांग जी को टेंशन होने लगती है कि विंग आज कॉलेज क्यों नहीं आया। इसलिए वांग जी भी कॉलेज बंद करके विंग के रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां वांग जी देखता है कि विंग आज रेस्टोरेंट में खुद ही खाना बना रहा है और खुद ही सर्व कर रहा है। जो देखते हुए वांग जी कहता है, अच्छा तो इसलिए आज तुम कॉलेज नहीं आए। वांग जी की बात सुनकर विंग पीछे मुड़कर देखता है और सामने वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम यहाँ। वांग जी कहता है, हाँ वैसे भी मैं देखना चाहता था कि आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आए। विंग कहता है, बस आज ये संभालना था इसीलिए। वैसे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं। विंग पूछता है, क्यों। वांग जी कहता है, मेरा फ्रेंड काम करे और मैं अपना मील एंजॉय करूँ, ये कैसे हो सकता है। विंग कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ क्यों आए, वो भी कॉलेज बंद करके। वांग जी कहता है, क्योंकि मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि वांग जी तेरे फ्रेंड को तेरी ज़रूरत है और तू यहाँ बैठकर पढ़ाई करेगा, इसलिए मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और यहाँ तुम्हारे पास आ गया। और अब तुम जाओ खाना बनाओ और आज मैं तुम्हारे लिए वेटर का काम करता हूँ। विंग कहता है, अच्छा और सैलरी कितनी चाहिए मेरे फ्रेंड को। वांग जी सोचते हुए कहता है, बस ज़्यादा नहीं, आज की शाम मेरे नाम। विंग कहता है, मतलब। वांग जी कहता है, मतलब हम दोनों शाम को क्लब चलेंगे और इन्जॉय करेंगे। विंग कहता है, यस बॉस। और फिर वांग जी एक पेन और पेपर उठाता है और लोगों से ऑर्डर लेने लगता है। वहीं विंग भी ऑर्डर के हिसाब से मील तैयार करके टेबल पर भिजवा देता है। अब सुबह से रात के 10 बज चुके थे, जहां विंग और वांग जी दोनों ही काम करके थक चुके थे, इसलिए वो लोग जल्दी से अपना रेस्टोरेंट बंद करके क्लब निकल जाते हैं। जहां विंग तो काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था, वहीं हमारा वांग जी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था, डांस कर रहा था और एंजॉय कर रहा था। इधर विंग वांग जी को देखते हुए मन में सोचता है, काश मैं कोई गर्ल होता तो मैं वांग जी के साथ होता, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तभी हम उसी क्लब में एक पर्सन को देखते हैं जो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स एक लड़के से मुझे शादी नहीं करने देंगे, लेकिन तुम अपना जेंडर चेंज कर दो तो कुछ हो सकता है। मेरा मतलब तुम सर्जरी कराकर लड़के से लड़की बन जाओ ना, प्लीज़ माय डियर लव, प्लीज़। विंग उस लड़के की बात सुनता है और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि तुम अपना जेंडर चेंज कर दो, लड़के से लड़की बन जाओ। विंग भी अपने मन में अब यही सोचने लगता है, हाँ जेंडर चेंज करने के बाद मैं वांग जी के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वांग जी गर्ल्स को पसंद करता है और मैं एक गे हूँ जिसका इंटरेस्ट लड़कों में है, तो क्यों ना मैं भी सर्जरी कराकर लड़के से लड़की बन जाऊँ। लेकिन उसके बाद क्या वांग जी मुझसे प्यार करेगा, वो मुझे अपनाएगा। इसी सोच के साथ विंग और वांग जी अपने अपने घर आ जाते हैं, मगर सर्जरी वाली बात विंग के दिमाग में बैठ जाती है। और अब नेक्स्ट डे विंग रेस्टोरेंट में बैठकर भी सर्जरी और जेंडर चेंज करने के बारे में ही सोच रहा था। और फाइनली एक हफ्ता सोचने के बाद विंग फैसला करता है कि वो अभी 20 साल का है, मगर उसे पता है कि वो एक गे है, लेकिन इस बारे में पहले उसे मॉम डैड को बताना होगा, उसके बाद ही वो सर्जरी का फैसला लेगा। और तो और
सर्जरी में कितना खर्च आएगा वो भी तो पता करना होगा ना। और अब जब विंग के मॉम डैड यांगली के घर से वापस आ गए थे, तब एक दिन विंग हिम्मत करके रात को डिनर के बाद अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। जियान फेमियन कहता है, हाँ हाँ बेटा कहो। विंग कहता है, मॉम डैड ये बहुत ही सीरियस बात है, इसलिए कोई भी रिएक्ट करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मैडम यू कहती है, क्या बात है बेटा, ऐसी क्या बात है। विंग अपने मॉम डैड से कहता है, डैड मैं अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता हूँ। मैडम यू और जियान फेमियन शॉक होकर कहते हैं, क्या, पर क्यों, क्या हुआ। जब विंग अपने मॉम डैड को बताता है कि वो एक गे है, उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है, ये सुनकर तो जियान फेमियन और मैडम यू और भी ज़्यादा शॉक होकर कहते हैं, क्या, और ये बात तुम्हें कब पता चली। विंग कहता है, मॉम जब मैं 19 साल का पूरा हो गया था। मेरा मतलब ये फीलिंग मेरे अंदर अभी कुछ महीने पहले ही डेवलप हुई है। मैंने देखा मैं लड़कियों की तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहा हूँ, मुझे लड़के पसंद आ रहे हैं। मैडम ये शौक होते हुए कहती है, विंग ये क्या बकवास कर रहे हो तुम और गे, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा बेटा एक गे हो सकता है। और वो विंग पर चिल्लाने लगती है कि ये सब कहीं तुम वांग जी के लिए तो नहीं कह रहे हो ना। वांग जी कैसे दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, और कहीं तुम्हें वांग जी से तो प्यार नहीं है ना। विंग कहता है, नहीं मॉम ऐसा नहीं है। मैडम यू कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरा बेटा गे कैसे हो सकता है। और वो विंग को वही डिनर टेबल पर छोड़कर अंदर अपने रूम में चली जाती है। फेमियान भी उठकर यू के पीछे जाता है, जहाँ यू फेमियान से कहता है, फेमियान देखो ना, देखा तुमने विंग कैसी बात कर रहा है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। सुना तुमने, वो क्या कह रहा है कि वो एक गे है, उसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में है। बाहर दुनिया को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। विंग ये बात बोल भी कैसे सकता है कि वो गे है। यू बहुत हाइपर हो चुकी थी। फेमियान कहता है, बस करो यू, बस ज़रा उसके बारे में तो सोचो। ये सोचो कि हमारे विंग के अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था, उसने कितनी हिम्मत की हमें ये सब बताने की, उसके बारे में भी तो सोचो। यू कहती है, क्या सोचूं उसके बारे में फेमियान, क्या मैं नहीं मान पा रही हूँ कि मेरा बेटा गे है, मुझे उसका चेकअप करवाना होगा। हाँ उसका चेकअप करवाना होगा, मैं कल ही विंग को डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। हाँ मैं कल ही अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। फेमियान कहता है, ठीक है यू, तुम उसे ले जाना और अच्छे से उसका चेकअप करवाना। तभी मैडम यू कहती है, और अगर सच में हमारा बेटा गे हुआ तो तब हम क्या करेंगे। फेमियान कहता है, करना क्या है यू, तब हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा वो है। मैडम यू कहती है, नहीं फेमियान मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, और वो फेमियान को हक करके रोने लगती है। इधर बाहर विंग सब कुछ सुन रहा था। अपनी माँ की बातें सुनकर विंग भी इमोशनल हो जाता है, और वो कमरे में आकर सोचता है, ये बात जब मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई तो क्या वांग जी कर पाएगा, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा ना। अब विंग यही सोच रहा था। अब विंग वांग जी को अपने बारे में बताना तो चाहता था, मगर उसे मौका ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ मैडम यू अपनी बेटी की सेक्सुअलिटी पता करने के लिए विंग को डॉक्टर के पास ले जाती है, और जब डॉक्टर भी कंफर्म कर देते हैं कि विंग ये गे है, मगर मैडम यू को डॉक्टर की बातों पर भी भरोसा नहीं होता। इसलिए मैडम यू घर पर ही बेहद खूबसूरत गर्ल्स को बुलाती थी और कहती थी कि उन्हें कमरे में जाकर मेरे बेटे को शेड्यूस करना होगा। मैडम यू के कहने पर वो गर्ल्स विंग के रूम में जाकर विंग को सेड्यूस करते थे, मगर विंग गर्ल्स की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होता था, जिसे देखकर मैडम यू अपना सर पकड़ लेती है। वहीं जियान फेमियन मैडम यू को समझाते हैं कि उसे ऐसा करना बंद करना होगा, हमें विंग को वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसा वो है। मैडम यू कहती है, तुम नहीं समझते फेमियन, तुम्हें पता है चैन और विंग के लिए कितने रिश्ते आ रहे हैं, और फिर सबको पता है कि हमारे 2 बेटे हैं। अब जब लोग आगे चलकर हम पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैडम यू यही सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी के फाइनल पेपर चल रहे थे, जहां वांग जी ये सोच के परेशान था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसके अंकल उसे स्पेन भेज देंगे। वहीं विंग ये सोच के परेशान था कि क्या उसे वांग जी को ये बताना होगा कि वो एक गे है। वो दोनों इसी टेंशन में जैसे तैसे अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फाइनली विंग डिसाइड करता है कि वो वांग जी को सच सच बताएगा कि वो एक गे है। उसके बाद वांग जी जो भी फैसला लेगा। इधर लैन मेंशन में लैन कोरेन भी वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्पेन जाने को कहते हैं,
जो सुनकर वांग जी पहले तो मना करता है, मगर फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसे अपने अंकल की बात माननी पड़ती है और वो भी मन में सोचता है कि वो विंग को बता के स्पेन चला जाएगा। अब शाम का समय था। वांग जी जियान फेमियन के रेस्टोरेंट आता है और फेमियन से पूछता है, अंकल विंग कहाँ है। फेमियन वांग जी को बता देता है कि विंग घर पर है। वांग जी ओके कहता है और विंग के घर चला जाता है। अब घर पहुंचने के बाद वांग जी विंग के रूम में जाता है, जहां विंग अपने कमरे में सैड बैठा था। तभी वांग जी विंग को देखता है और विंग से पूछता है उसे क्या हुआ है। वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और पूछता है, वांग जी तुम यहाँ। वांग जी कहता है, हाँ मैं, मगर विंग तुम कहाँ खोए हुए हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। ये पूछते हुए वांग जी अपना हाथ पहले विंग के फोरहेड पर रखता है और फिर उसके नेक को टच करते हुए कहता है, फीवर तो नहीं है। फिर क्या हुआ विंग वांग जी का हाथ हटाकर कहता है, कुछ नहीं, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे। वांग जी थोड़ा सा सैड होकर कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, नहीं पहले तुम बताओ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है। विंग अपने मन में कहता है, विंग यही सही समय है अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बात बताने का। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ बताओ ना। विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, फिर बताओ ना विंग, वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं है ना। विंग कहता है, नहीं वांग जी। वांग जी कहता है, फिर बताओ। विंग कहता है, क्या हम दोनों बाहर चले, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं आगे पार्क तक। वांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और फिर दोनों कमरे से निकलकर वो करते हुए पार्क में पहुंच जाते हैं और फिर पार्क में एक चेयर पर बैठते हैं। तभी वांग जी कहता है, अब बताओ विंग क्या बात है। विंग कहता है, वैसे तुम भी कुछ बताने वाले थे ना। वांग जी कहता है, हाँ मगर पहले तुम बताओ। विंग कहता है, वांग जी पहले तुम बताओ क्या बात है। वांग जी कहता है, ठीक है सुनो, मेरे वो खड़ूस अंकल मुझे स्पेन भेज रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ विंग, मेरे वो खड़ूस अंकल मुझे स्पेन भेज रहे हैं। विंग पूछता है, क्यों। वांग जी कहता है, आगे की पढ़ाई के लिए। ये सुनकर विंग की आंखें नम हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है, मगर विंग मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ रहूँगा, वहाँ कैसे रहूँगा। ये सुनकर तो विंग कहता है, क्या तुमने जाने का फ़ैसला कर लिया है। वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि गगा भी यही चाहते हैं कि मैं स्पेन जाकर आगे की पढ़ाई करूँ, और तुम तो जानते हो विंग, अंकल और गगा के अलावा मेरा कोई नहीं है, और फिर अंकल ने फ़ैसला कर लिया है तो वो मुझे भेज के ही रहेंगे। पर मैं ये सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई और फ्रेंड भी तो नहीं है ना। विंग अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, तो क्या हुआ वांग जी, अब जब तुम स्पेन जाओगे तो अपने लिए एक अच्छा सा फ्रेंड और बना लेना। और वैसे भी मुझे पता है मेरा बेस्ट फ्रेंड कितना अच्छा है, उसे तो कोई भी अपना फ्रेंड यूँ बना लेगा। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम मेरे स्पेन जाने से खुश हो ना। विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं बहुत हैप्पी हूँ। वांग जी कहता है, थैंक गॉड, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। पता है 2 दिन से मैं ये कितना परेशान हो गया था, मैं ये सोच के कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा और तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, मगर तुमसे बात करने के बाद अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अच्छा अब तुम बताओ। अब विंग अपने मन में सोचता है, नहीं अभी मैं वांग जी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में सुनने के बाद वांग जी कैसा रिएक्ट करेगा, और अगर ये सुनने के बाद उसने मेरे साथ दोस्ती तोड़ दी तो तब क्या होगा। तभी वांग जी फिर पूछता है, विंग बताओ ना कहाँ खोई हो। अब विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और मुस्कुराकर कहता है, वांग जी मैं भी तुम्हें यही बात बताने वाला था कि डैड मुझे आगे की पढ़ाई के लिए साउथ कोरिया भेज रहे हैं, चेन गगा के पास। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या साउथ कोरिया। विंग कहता है, हाँ वांग जी, डैड चाहते हैं मैं चेन गगा के पास चला जाऊँ, वहाँ रहकर उनके साथ पढ़ाई करूँ और तो उनके खर्चे भी कंट्रोल करूँ। तुम्हें नहीं पता चेन गगा वहाँ जाकर बहुत खर्चा करने लगे हैं। वांग जी पूछता है, ओह तुम कितने सालों के लिए जा रहे हो, क्योंकि मैं तो 3 सालों के लिए जा रहा हूँ। विंग कहता है, मैं भी 3-4 सालों के लिए ही जाऊँगा। वांग जी कहता है, ओके फिर 3 साल बाद हम दोनों इसी जगह मिलेंगे, ओके। विंग ओके कहता है। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन पिक करता है और फिर कुछ देर बाद वांग जी विंग से कहता है, विंग अब मुझे जाना होगा। विंग हाँ में से रिलाता है और फिर वांग जी जाने लगता है। तभी विंग पीछे से कहता है, वांग जी अपने फ्रेंड को हक नहीं करोगे। वांग जी कहता है और फिर वांग जी विंग को हक करता है
आज का हक कुछ अजीब था जो शायद अभी वांग जी को फील नहीं हुआ था और वो वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग सैड होकर वहीं बैठ जाता है और अब वो अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर रोने के बाद विंग भी अपने घर आता है। उसके बाद विंग के मोबाइल पर वांग जी का मैसेज आता है कि विंग उसे कल ही स्पेन के लिए निकलना होगा, सुबह 8 बजे उसकी फ़्लाइट है, क्या तुम मुझे सी ऑफ करने आओगे? विंग सैड मन से टाइप करता है, यस माय फ्रेंड। अब विंग नेक्स्ट डे विंग सुबह 8 बजे से पहले ही एयरपोर्ट पहुंचकर वांग जी का इंतज़ार करने लगता है। अब 8 बजे तक वांग जी भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था, मगर जाते समय ना ही विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है और ना ही विंग की नज़र। वहीं वांग जी बार बार गेट की तरफ देख रहा था, वहीं विंग भी दूसरे साइड से गेट की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग को कॉल भी करता है, मगर रात भर विंग अपने और वांग जी के साथ में जो पिक थे उन्हें देखते देखते वो फ़ोन चार्जिंग पर नहीं लगाता, जिसके बाद विंग का फ़ोन बंद हो गया था। और जब सुबह चार्जिंग पर लगाने जा रहा था तो देखता है 7:30 हो गए थे। उसे तो एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा, इसलिए वो फ़ोन को वैसे ही रख कर फ्रेश होने चला जाता है और फिर घर से आते वक्त वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ देता है। इधर फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी, मगर हमारे वांग जी की नज़र अभी भी गेट पर ही टिकी थी। तभी कुरेन कहता है, लगता है वो अब नहीं आएगा, इसलिए अब चलो। और वांग जी दूसरे रास्ते से एरोप्लेन में बैठ जाता है। वहीं विंग टाइम देखता है कि 8:30 हो गए हैं। वो अपना फ़ोन निकालता है, मगर अब विंग को एहसास होता है कि वो तो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया। उसके बाद विंग वहाँ किसी पर्सन से फ़ोन मांगता है और वांग जी का नंबर डायल करता है, मगर वांग जी का फ़ोन एरोप्लेन मोड पर था, इसलिए उसका फ़ोन नहीं लगता। और अब विंग और भी टूट जाता है कि वो वांग जी से मिलने आया था, मगर वांग जी से नहीं मिल पाया। और अब वांग जी स्पेन में अपने अंकल के साथ, जहाँ उसके अंकल वांग जी का एडमिशन करवाते हैं, उसके लिए अपार्टमेंट बाय करते हैं और उसके लिए एक सर्वेंट प्लस बॉडीगार्ड रखते हैं। और एक हफ्ते बाद जब वांग जी थोड़ा सेटल हो जाता है, उसके बाद वो वापस चाइना आ जाते हैं। वहीं यहाँ विंग अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोच ही रहा था, साथ ही वो वांग जी के बारे में भी सोच रहा था कि क्या वो वहाँ पर ठीक होगा। 1 हफ्ता हो गया है, उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, क्या वहाँ कोई लड़की उसे पसंद तो नहीं आ गई होगी ना। विंग यही सब सोच सोच के परेशान हो रहा था। वहीं दूर खड़े जियान, फेमियान और मैडम यू विंग को देखते हैं। तभी मैडम यू कहती है, फेमियान, जब से वांग जी गया है तब से विंग मुस्कुराना भूल गया है। पता नहीं मेरा बेटा क्या क्या सोचता रहता है। एक तो गॉड ने उसे गे बनाकर पहले ही उस पर जुल्म कर दिया है, और अब तो वो इस हालत में रहेगा, तो मुझे डर है कि कहीं मैं अपने बच्चे को ना खो दूँ। फेमियान कहता है, नहीं यू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम विंग को चैन के पास ही भेज दें, वो वहाँ जाएगा तो उसका माइंड चेंज होगा। तभी मैडम यू कहती है, हाँ ये सही रहेगा, और हाँ वो हमसे अपना जेंडर चेंज करने को कह रहा था ना, तो मैं सोच रही हूँ वहीं पर हम उसकी सर्जरी कराकर उसे लड़के से लड़की बना देते हैं। फेमियान कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर विंग की सर्जरी कराने से पहले हमें यांगली और चैन को विंग के गे होने वाली बात बतानी पड़ेगी। यू कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो। यू कहती है, फिर ठीक है, मैं यांगली को और चैन को यहाँ बुलाती हूँ, आप विंग से बात कर लेना। फेमियान कहता है, ठीक है, और फिर वो लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। इधर स्पेन में वांग जी 2 हफ्तों तक तो उस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि अब 3 साल तक उसे यहीं रहना है, और इसी चक्कर में वो विंग को एक बार भी कॉल नहीं करता। इधर मैडम यू ने चैन और यांगली को बुला लिया था और विंग के गे होने के बारे में बता दिया था, जो सुनकर यांगली तो शौक होती है, मगर चैन अपनी मॉम से कहता है, मॉम तो क्या हुआ, अगर विंग एक गे है, इससे ये फ़र्क थोड़ी ना पड़ जाएगा कि वो हमारा भाई ना रहा, और ना ये फ़र्क पड़ने वाला है कि वो अपनी लाइफ को कैसे जिएगा। वो बाकी लोगों की तरह ही नॉर्मल है, उसे बस हमें प्यार से रखना होगा, ताकि उसे कभी ये न लगे कि बाकी लोगों की तरह ही नहीं है। और वैसे भी मोम, कोरिया में तो बहुत सारे गे कपल हाथ में हाथ डालकर घूमते रहते हैं, और आपको पता कुछ तो ऐसे हैं जो लड़की बनकर घूमते हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो लड़के बनकर घूमते हैं। वैसे विंग कहाँ है? मैडम यू कहती है, वो अपने कमरे में है। चैन कहता है, ओके, मैं उससे मिलकर आता हूँ।
ये कहकर वो विंग के कमरे में चला जाता है और इधर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद चेन विंग के रूम का डोर नॉक करता है। विंग जाकर गेट ओपन करता है तो सामने चेन को देखकर कहता है, गगा आप कब आए? चेन कहता है, विंग तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं तो ठीक हूँ, वैसे तुमने तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है, क्यों, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं गगा। चेन कहता है तभी विंग कहता है, गगा आपने बताया नहीं, आप कब आए? चेन कहता है, मैं तो सुबह सुबह आया हूँ। विंग कहता है, ओ। फिर विंग के बेड पर बैठते हुए उसकी एक बुक उठाता है जिसमें विंग ने राउंड किया हुआ था। तभी चेन कहता है, वैसे विंग किसको मिस कर रहे थे? विंग शॉकिंग नज़रों से चेन को देखता है और ओकट होकर कहता है, किसी को नहीं गगा, किसी को नहीं। चेन कहता है, ओहो विंग, देखो मैं मानता हूँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, मगर विंग तुम भी अब छोटे नहीं हो, इसलिए एक भाई की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। इसलिए अब बताओ कौन है वो जिसे तुम मिस कर रहे थे? विंग कहता है, गगा आपको कैसे पता कि मैं किसी को मिस कर रहा था? चेन कहता है, ओह तो इसका मतलब कोई तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, अब बताओ कौन है वो? विंग घबराते हुए कहता है, वैसे गगा मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, मगर मैं शायद वांग जी को पसंद करता हूँ। चेन कहता है, विंग देखो अगर तुम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसमें शायद नहीं होना चाहिए। और वैसे ये वांग जी वो तो नहीं जिसके साथ हम मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे? विंग कहता है, हाँ गगा ये वही है। चेन कहता है, ओह वैसे विंग मॉम ने मुझे बताया कि तुम अपना जेंडर चेंज करवाना चाहते हो। विंग कहता है, सोच रहा हूँ। चेन कहता है, क्यों? विंग चेन से कहता है, वो क्या है ना गगा, मैं वांग जी को पसंद करता हूँ मगर वो लड़कियों को पसंद करता है। चेन कहता है, ओह समझ गया, तो तुम चाहते हो कि तुम लड़के से लड़की बन जाओगे तो वांग जी तुम्हें पसंद करने लगेगा, क्यों, सही कहा ना मैंने? विंग लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, हाँ गगा। तभी चेन कहता है, बेवकूफ़, एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम। देख भाई, तू वांग जी को पसंद करता है, अच्छी बात है, तू गे है हम मानते हैं, मगर किसी से खुद को प्यार करवाने के लिए अपना अस्तित्व, अपना वजूद खोना पड़े, वो सही नहीं है। वैसे ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी बॉडी है, तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ दूंगा, मगर विंग खुद को बदल के किसी से प्यार करवाना सही नहीं है, उसके लिए गर्ल्स वाली फीलिंग होना ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम गर्ल्स की तरह फीलिंग नहीं रखते, तो तुम सर्जरी कराकर गर्ल्स क्यों बनना चाहते हो? इससे अच्छा तो ये है ना कि तुम वांग जी को एहसास कराओ कि तुम उसके लिए फीलिंग रखते हो, और फिर क्या पता वांग जी तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर ले जैसा तुम हो। मेरा मतलब वांग जी को पता है कि तुम एक गे हो। विंग नाम में सिरिलाता है। चेन कहता है, ओह तो क्या तुमने उसे बताया नहीं? विंग कहता है, बताना चाहता था मगर फिर से नहीं बता पाया। चेन कहता है, क्यों? विंग कहता है, मैंने सोचा पता नहीं वो ये सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। चेन कहता है, ओ ये बात बताने में तो तुमने सोचा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, मगर जो तुम ये लड़के से लड़की बनने के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में कुछ नहीं। विंग कहता है, क्या मतलब गगा? चैन कहता है, मेरा मतलब विंग, जिस वांग जी ने बचपन से लेकर अभी तक तुम्हें एक लड़के के रूप में देखा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जेंडर चेंज करने के बाद एक्सेप्ट भी करेगा? इसलिए मेरी मानो तो तुम पहले इस बारे में वांग जी को बताओ, उसके बाद देखते उसका क्या रिएक्शन होता है। और मेरे भाई, एक बात और याद रखना, जिस प्यार में तुम्हें बदलने की ज़रूरत पड़े वो प्यार नहीं होता है, वो सौदा होता है। इसलिए मेरी बातों पर अच्छे से गौर करो, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेना, ओके? और अब सो जाओ, गुड नाइट। विंग भी गुड नाइट का जवाब देता है और बेड पर लेट जाता है और चैन की बातों को ही सोच रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है, अपना डेली रूटीन पूरा करता है और फिर उठकर नीचे आता है, जहां आज काफ़ी टाइम बाद विंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुराना विंग लौट आया है। और आते ही वो सबको गुड मॉर्निंग कहता है और अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड मैंने एक फ़ैसला किया है। उसकी मॉम कहती है, कैसा फ़ैसला विंग? विंग कहता है, मॉम मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अपनी इस आइडेंटिटी के साथ ही जीऊँगा। मैं एक गे मैं लड़के से लड़की नहीं बनना चाहता। ये सुनकर तो मैडम यू को थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो यही सोच रही थी कि अगर विंग अपना जेंडर चेंज करेगा तो वो सबसे क्या कहेगी। और जिस बच्चे को 20 साल तक उसने एक लड़के के रूप में देखा है, अचानक उसे गर्ल्स के रूप में देखकर
वो कैसा रिएक्ट करेगी। तभी जियान फेमियान कहता है आर यू श्योर विंग कि तुम्हें अपना जेंडर चेंज नहीं करना है। विंग कहता है हाँ डैड मैं जेंडर चेंज नहीं करूँगा। जियान फेमियान कहता है विंग तुमने अच्छे से तो सोचा है ना। विंग कहता है हाँ डैड और अब इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। ओके सभी ओके कहते हैं। वहीं जियान चैन तो हैप्पी होता है कि चलो उसके भाई की खोपड़ी में ये जेंडर चेंज करने वाली बात तो घुसी कि अब सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जियान फेमियान विंग से कहता है अच्छा विंग ये बताओ क्या तुम आगे की पढ़ाई यहीं करना चाहते हो या फिर चैन के साथ साउथ कोरिया जाना चाहते हो। तभी चैन धीरे से विंग को कहता है विंग तुम मेरे साथ चलो, ज़िंदगी का असली मज़ा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। विंग चैन की बात को सुनकर कहता है डैड मैं गगा के साथ जाना चाहता हूँ मगर आपके साथ भी तो यहाँ कोई नहीं है। जो सुनकर फेमियान कहता है विंग तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो और फिर मैं और तुम्हारी मॉम है ना, हम दोनों का छोटा सा तो बिजनेस है, उसे हम दोनों संभाल लेंगे, हम तो बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। चैन कहता है फिर ठीक है विंग तुम मेरे साथ चलोगे। विंग मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। और अब विंग जब तक अपना कॉलेज ट्रांसफ़र का पेपर बनवाता है तब तक हमारा जियान चैन चाइना के क्लबों में अपना टाइम पास करता है। उसके 2 दिन बाद विंग और चैन दोनों ही साउथ कोरिया निकल जाते हैं और आज के दिन तो दोनों लोग आराम करते हैं। और अब नेक्स्ट डे विंग जल्दी से उठता है, अपना डेली रूटीन पूरा करता है। उसके बाद चैन के पास आकर चैन को उठाता है और कहता है गगा उठो, हमें कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से मिलना है। चैन कहता है हाँ विंग उठता हूँ। ये कहकर वो उठता है, विंग को गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद वो भी बात लेकर वो लोग कॉलेज निकल जाते हैं जहाँ चैन विंग के पेपर को सबमिट करता है। उसके बाद चैन विंग को अपने फ्रेंड से मिलवाता है जिसमें सोंगलेन, बेंचिंग और म्याम्या चैन के फ्रेंड थे। वहीं चैन के फ्रेंड भी विंग से मिलकर काफ़ी हैप्पी होते हैं। वहीं म्याम्या तो विंग को देखकर कहती है वाओ विंग तुम कितने हैंडसम हो। विंग म्याम्या को थैंक यू कहता है। उसके बाद विंग चैन से कहता है ओके गगा मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, आपसे शाम को मिलता हूँ। चैन कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखाता हूँ। तभी म्याम्या कहती है चैन तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं विंग को विंग की क्लास में छोड़ दूँ। चैन कहता है ओके। जो सुनकर विंग कहता है अरे नहीं मिस म्याम्या मैं चला जाऊँगा। म्याम्या कहती है अरे विंग मैं आती हूँ ना। ये कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर कहती है चलो। जैसे ही म्याम्या ने विंग का हाथ पकड़ा उसे ऑकवर्ड सा लगता है और वो अपना हाथ हटाकर कहता है मिस म्याम्या आप आगे चलिए। अब म्याम्या आगे और विंग पीछे पीछे। तभी म्याम्या विंग के कंधे पर हाथ रखकर कहती है अरे विंग क्या कर रहे हो, तुम इतना पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हें मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है। विंग कहता है विंग ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ कहता है नहीं मिस म्याम्या ऐसी कोई बात नहीं है। म्याम्या कहती है फिर चलो। अब वो दोनों जा रहे थे तभी एक पर्सन म्याम्या को रोकते हुए कहता है अरे म्याम्या ये लड़का कौन है, क्या तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है। म्याम्या कहती है हाँ तो तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो ना। तभी वो पर्सन कहता है मैं तो अपने काम से काम ही रखता हूँ मगर क्या करे कहीं ये भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हें धोखा न दे दे, इसलिए पूछ रहा था। तभी म्याम्या कहती है ओ सो स्वीट बेंचाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। काश थोड़ी सी चिंता अपनी गर्लफ्रेंड की कर लेते तो शायद वो किसी और के साथ ना घूमती रहती। बेंचाओ कहता है म्याम्या बड़े प्यार से कहती है क्या म्याम्या हाँ मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो जाओ तुम अपने गर्लफ्रेंड को वॉशरूम के किसी कमरे में होगी। वेंचाओ गुस्से में कहता है म्यामा तुम्हें तो मैं देख लूँगा। म्याम्या कहती है हाँ देख लेना। और अब वेंचाओ वहाँ से चला जाता है। अब म्याम्या भी विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। म्याम्या को बहुत गुस्सा आ रहा था और ये विंग म्याम्या के हाथ पकड़ने से ही समझ गया था क्योंकि म्याम्या ने विंग का हाथ बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। तभी विंग कहता है मिस म्याम्या क्या आप ठीक है। म्याम्या कहती है हाँ विंग मैं ठीक हूँ और आई एम सॉरी वो वेंचाओ के सामने मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कहना पड़ा। विंग कहता है इट्स ओके मिस म्याम्या। तभी म्याम्या कहती है नॉट ओके विंग। विंग शॉकिंग नज़रों से म्याम्या की तरफ देखता है। तभी म्याम्या कहती है मेरा मतलब विंग तुम मुझे पहले तो मिस म्याम्या कहना बंद करो, केवल म्याम्या कहो क्योंकि भले ही तुम मेरे जूनियर हो मगर तुम चैन के ब्रदर हो और चैन हमारा फ्रेंड है, इससे तुम भी हमारे फ्रेंड हुए ना, इसलिए आज के बाद तुम मुझे मिस म्याम्या नहीं बल्कि म्याम्या कहोगे ओके। विंग हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद म्याम्या विंग को विंग की क्लास दिखाती है।
जहाँ विंग कहता है ओके मिस म्या म्या। तभी म्या म्या कहती है तुमने फिर मुझे मिस म्या म्या कहा। खैर अभी छोड़ो, क्योंकि 5 मिनट में तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए तुम अंदर जाओ। विंग ओके कहता है और अंदर चला जाता है, जहाँ विंग को देखकर पूरी क्लास साइलेंट हो गई थी। विंग ये देखकर शॉक। तभी पीछे से प्रोफेसर आता है और सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। विंग को लगता है सभी बच्चे उसे देखकर खड़े क्यों हुए। तभी पीछे से आवाज़ आती है सब बैठ जाओ। अब विंग पीछे पलटकर देखता है तो उसके पीछे प्रोफेसर खड़ा था, जो विंग से पूछता है तुम कौन हो। विंग जवाब देता है सर मैं स्टूडेंट वी विशान हूँ। प्रोफेसर पूछता है तुम्हें वो न्यू स्टूडेंट हो। विंग हाँ में जवाब देता है। प्रोफेसर कहता है ओके जाओ बैठ जाओ। इतना कहकर विंग अपने लिए एक जगह देखता है और वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद प्रोफेसर पढ़ाने लगते हैं। तभी विंग जिस चेयर पर बैठा था उसके पास वाली सीट से आवाज़ आती है हेलो मेरा नाम न्यूसेन है। विंग उसे देखकर कहता है हेलो मेरा नाम न्यूसेन कहता है आई नो मैंने सुना तुम्हारा नाम। हेलो मेरा नाम न्यूसेन कहता है आई नो मैंने सुना तुम्हारा नाम विभूषण है। विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद विंग भी प्रोफेसर का लेक्चर सुनने लगता है और नोट्स लिखने लगता है। तभी न्यूसेन कहता है डोंट वरी, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नोट्स दे दूँगा। विंग कहता है थैंक यू मगर मैं लिख लूँगा। और फिर विंग अपने नोट्स बनाने लगता है। अब उनकी क्लास ओवर होने के बाद न्यूसेन विंग से कहता है वी बना लिए तुमने नोट्स। विंग मुस्कुराकर कहता है हाँ। न्यूसेन कहता है तो चलो अब कैंटीन चलकर कुछ खा लेते हैं। विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग और न्यूसेन जैसे ही उठते हैं तभी न्यूसेन के फ्रेंड आ जाते हैं जो दूसरे फैसिलिटी में थे। मेरा मतलब उन लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट चुने हुए थे, इसलिए उनकी क्लास अलग से हो रही थी। जहाँ न्यूसेन बताता है कि वी आओ मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। ये है शाओ शिनचेन और ये वेनिंग है। ये दोनों फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। विंग उन दोनों से हैंडशेक करता है और बताता है मेरा नाम विंग है, और फिर से सभी विंग को हाय कहते हैं। उसके बाद वो चारों कैंटीन जाते हैं, जहाँ सभी अपने लिए कुछ फूड लेते हैं और फिर चारों एक जगह बैठकर खा रहे थे। वही विंग अभी भी वांग जी के बारे में सोच रहा था। वही दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जिसने 2 फ्रेंड बना लिए थे, एक था शुयान और दूसरा था हाओ शुआन। जहाँ दोनों ही वांग जी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। वो तीनों आपस में खूब मौज मस्ती करते। वहीं वांग जी के लाइफ में एक लड़की भी आ गई थी जिसका नाम था सनाया, जो अमेरिकन लड़की थी। वांग जी उसे डेट करने लगा था और अब लड़की को पटाने में शुयान और कुआन ने वांग जी की हेल्प की थी। वहाँ भी ये चारों अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मगर जैसे जैसे वांग जी सनाया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था वैसे वैसे वांग जी को सनाया की कुछ आदतें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वांग जी के साथ साथ सनाया हर किसी को इक्वली ट्रीट करती थी। जैसे कि वांग जी अपने हर एक्शन से सनाया को बताना चाहता था कि वो उससे लाइक करता है, मगर सनाया सब कुछ समझकर भी अनजान बनने की कोशिश करती रहती थी, क्योंकि उसे किसी रिश्ते में नहीं बंधना था, उसे अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करना था। इसलिए सनाया ने कभी भी अपनी तरफ से वांग जी को ये हिंट नहीं दिया था कि वो भी वांग जी में इंटरेस्टिंग है। अब देखते ही देखते 3 साल बीत चुके थे। वांग जी अपनी पढ़ाई करके वापस अपने कंट्री आ रहा था, मगर आने से पहले वो सनाया को साफ साफ अपने दिल की बात बताना चाहता था। इसलिए एक दिन वांग जी सनाया को क्लब ले गया, जहाँ वो सनाया को कहता है कि सनाया तुम तो जानती हो ना कि मैं कल अपनी कंट्री वापस चला जाऊँगा, मगर जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सनाया भी बड़े प्यार से कहती है हाँ वांग जी कहो, ऐसी क्या बात है। वांग जी कहता है सनाया आई लाइक यू एंड, और फिर अपनी जेब से रिंग निकाल कर कहता है एंड विल यू मैरी मी। ये सुनकर तो सनाया एकदम शॉक। सनाया को खामोश देखकर वांग जी कहता है क्या हुआ सनाया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सनाया कहती नो वांग जी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या गलतफहमी हो गई है, मगर मैं किसी भी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। मैं एक आज़ाद पंछी की तरह हवा में उड़ना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। और हाँ वांग जी मैं तुमसे क्या किसी से भी प्यार नहीं करती। आई एम सॉरी वांग जी, मगर वांग जी मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए बना है। मैं नहीं जानती कि मेरे लिए कौन बना है, मगर फ़िलहाल तुम तो नहीं। और वो वांग जी को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। इधर वांग जी
पहली बार उसने किसी लड़की को प्रपोज किया था और वो उसे ठुकरा कर चली गई। ये रिजेक्शन वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और तभी उसकी नज़र दूसरे टेबल पर बैठे 2 लड़कों पर पड़ती है जो आपस में हंस रहे थे, बोल रहे थे, एक दूसरे को मील सर्व कर रहे थे। ये देखकर आज 3 साल बाद वांग जी को विंग की याद आई और वो नशे की हालत में उन दोनों के पास जाता है और कहता है, हाय ब्रो, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? वो पर्सन कहता है, नहीं। वांग जी पूछता है, तो? वो पर्सन कहता है, ये मेरा पार्टनर है और आई एम गे ब्रो। वांग जी कहता है, क्या? और आई एम सॉरी ब्रो। वो क्या है ना, आप दोनों को देखकर मुझे मेरे फ्रेंड की याद आ गई। वो भी आप दोनों की तरह ही मेरे साथ हंसता खेलता था। हम दोनों भी बिल्कुल भी ऐसे ही रहते थे जैसे 2 जिस्म एक जान। तभी वो पर्सन कहता है, क्या तुम दोनों भी गे हो? वांग जी कहता है, नहीं ब्रो, हम दोनों नॉर्मल मैन हैं। तभी वो पर्सन कहता है, मगर जिस तरह तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो उसे देख के तो लग रहा है कि तुम उसे प्यार करते हो। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या प्यार? वो पर्सन कहता है, हाँ प्यार, और ये प्यार नॉर्मल वाला प्यार नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उसके लिए फीलिंग रखते हो। वांग जी कहता है, मगर मैं तो गे नहीं हूँ, फिर मैं एक लड़के के लिए कैसे फीलिंग रख सकता हूँ? और वैसे भी मुझे तो लड़कियाँ पसंद है। वो पर्सन कहता है, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने आज तक किसी लड़की को किस किया? वांग जी कहता है, नहीं। किसी के साथ फिजिकल हुए? वांग जी फिर सिर नामे हिला देता है, हिलाकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो पर्सन कहता है, और क्या तुमने अपने फ्रेंड को किस किया है? वांग जी को याद आता है कि हाँ, उसने कई बार विंग के चिक पर किस किया है, उसे हक किया है। तभी वांग जी कहता है, हाँ, और अब मैं समझ गया कि मेरा प्यार कौन है। ये कहकर वो उन दोनों को थैंक यू कहता है और फिर क्लब के बाहर आकर टैक्सी में बैठता है और सीधा अपने अपार्टमेंट आता है। अब वांग जी घर आकर बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी वांग जी अपना फ़ोन लेता है और विंग को कॉल करने के बारे में सोचता है, मगर अचानक रुककर कहता है, नहीं, वो विंग को सरप्राइज़ देगा। इतना कहकर वो फ़ोन वापस रख देता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एयरपोर्ट जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए वांग जी जल्दी रेडी होता है और हान के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। वहीं एयरपोर्ट पर वांग जी को शुयान और कुआन दोनों मिल जाते हैं और वांग जी फिर उनसे मिलने के बाद उनके साथ बिजी हो जाता है, जिस चक्कर में वांग जी विंग को कॉल करना भूल जाता है। और अब इधर विंग जो कोरिया 3 साल के लिए गया था, मगर जब 3 साल तक वांग जी का कॉल नहीं आया तो उसने अपना वीज़ा 2 साल आगे बढ़ा लिया था, क्योंकि विंग अच्छे से जानता था कि अगर वांग जी इन 3 सालों में उसे भूल गया, इसका मतलब वांग जी ज़रूर किसी गर्ल को पसंद करने लगा है। इसलिए विंग ने 2 साल का वीज़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लिया था और वो हर रोज़ वांग जी को मिस करता था। साथ ही उसने अपनी गे होने वाली बात अपने दोस्तों, यहाँ तक कि म्याम्या को भी बता दिया था, क्योंकि इस बीच म्याम्या विंग को पसंद करने लगी थी और उसने भी विंग से अपना लव कन्फेस कर लिया था, मगर विंग ने उसे प्यार से मना कर दिया था। उसने म्याम्या से वादा किया कि वो दोस्त हमेशा रहेंगे, जो सुनकर म्याम्या हैप्पी हो गई थी और उसने भी विंग को हाँ कह दिया था कि वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। उसके बाद फिर वांग जी चाइना लैंड हो चुका था और एयरपोर्ट से ही लैंड मेंशन न जाकर सीधा विंग के रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ वो जियान फेमियान और मैडम यू से मिलता है, उन्हें ग्रीट करता है और पूछता है कि विंग कहाँ है। मैडम यू वांग जी को बता देती है कि विंग साउथ कोरिया में है, जो सुनकर वांग जी कहता है, मगर अब तो उसका कॉलेज ख़त्म हो गया होगा ना? फेमियान कहता है, हाँ, कॉलेज तो ख़त्म हो गया है, मगर अब वो वहाँ पर जॉब कर रहा है। वांग जी पूछता है, जॉब? मगर वो तो हमेशा से आपके इस रेस्टोरेंट को संभालना चाहता था। फेमियान कहता है, हाँ बेटा, संभालना चाहता था, मगर उस बात को काफ़ी साल बीत गए हैं और अब तो विंग बड़ा हो गया है और फिर अब उसका फैसला यही है कि वो जॉब करना चाहता है, इसलिए हम लोगों ने भी उसे रेस्टोरेंट को संभालने को नहीं कहा। विंग कहता है, ओके अंकल, मगर विंग कब आएगा या फिर वो साउथ कोरिया में कहाँ रहता है? जहाँ फेमियान उसे विंग के बारे में सब कुछ बता देता है। विंग के पेरेंट्स से बात करने के बाद वांग जी अपने मेंशन में आता है
जहाँ उसके गगा और अंकल कुरेन वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी दोनों को ग्रीट करता है। तभी अंकल कुरेन वांग जी से पूछते हैं कि उसकी फ़्लाइट तो बहुत पहले लैंड हो गई थी, फिर वो कहाँ गया था। वांग जी साफ साफ बता देता है कि वो विंग से मिलने गया था। जो सुनकर कुरेन कहता है, वांग जी तुम फिर उससे मिलने गए थे 3 साल में, क्या तुम विंग को भूल नहीं पाए। वांग जी कहता है, नहीं अंकल, मैं विंग को नहीं भूल पाया और ना ही भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्द विंग से शादी कर लूँगा। ये सुनकर तो कुरेन शौक होकर कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा अंकल, जो सच है मैं वही बात कर रहा हूँ। और हाँ, जब मैं ये जान चुका हूँ कि मैं विंग केवल मेरा फ्रेंड नहीं बल्कि मेरा प्यार है, तो मैं अब उसके पास जा रहा हूँ। कुरेन कहता है, वांग जी तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो ना। वांग जी कहता है, हाँ अंकल, मैं पूरे होश में हूँ। इतना कहकर वांग जी अपने रूम में चला जाता है। और इधर कुरेन सिचेन से कहता है, सिचेन सुना तुमने, ये वांग जी क्या बकवास कर रहा है। सिचेन कहता है, अंकल वांग जी कुछ भी गलत नहीं कह रहा है, बल्कि उसे देखकर आज मुझे भी हिम्मत मिल रही है कि काश जो डिसीजन आज वांग जी ले रहा है, काश सालों पहले मैं भी ले लेता तो आज शायद मिंग्याओ जिंदा होता। मगर अंकल वांग जी के साथ ऐसा नहीं होगा, मैं उसका साथ दूंगा। कुरेन कहता है, सिचेन बकवास बंद करो। और फिर सिचेन भी वहाँ से चला जाता है और जाकर सीधा वांग जी के पास उसके रूम में जाकर वांग जी से मिलता है, जो अपने बेड पर गुस्से में लेटा था। तभी सिचेन कहता है, वांग जी क्या मैं अंदर आ जाऊँ। वांग जी सिचेन की बात सुनकर कहता है, हाँ गगा आइए ना। अब सिचेन अंदर आता है और वांग जी के पास बैठकर कहता है, तो फाइनली तुम्हें अपने प्यार का एहसास हो ही गया। जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ गगा गगा आपका कहने का क्या मतलब है। सिचेन वांग जी के बालों को रफल करते हुए कहता है, मेरा मतलब मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम और विंग फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड से ज़्यादा हो, मगर अभी तक तुम्हारे अंदर बचपना था, इसलिए मैंने कभी तुमसे इस बारे में बात नहीं की। और आज जब मेरा भाई एक मैच्योर पर्सन बनकर आया है, तो मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा कि वांग जी किसी के भी कहने पर अपने प्यार को मत छोड़ना, तुम वो गलती मत करना जो मैंने की। वांग जी ये सुनकर अपने गगा को देखता है और पूछता है, आपने। सिचेन कहता है, हाँ वांग जी मैंने। वांग जी कहता है, गगा क्या आप भी किसी से प्यार करते थे। सिचेन कहता है, हाँ वांग जी मैं भी किसी से प्यार करता था, मगर उस समय मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंकल से अपने प्यार के लिए लड़ सकूं। और फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि जब मुझे अपने प्यार के लिए खड़ा होना था, तब मैंने उसके साथ देने के बजाय अंकल को और इस घर को चुना। और इस चीज़ का सदमा मिंग्याओ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको अपनी ही ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। इसलिए एक दिन उसने मुझे आखिरी कॉल किया और कहा, सिचेन तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। मुझे नहीं पता था कि वो कॉल उसकी आखिरी कॉल थी। नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि मिंग्याओ ने अपने घर की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। और ये कहते कहते सिचेन की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी अपने गगा को संभालता है। तभी सिचेन कहता है, मैं ठीक हूँ वांग जी, और हाँ अगर तुम विंग से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर पहले मुझे ये बताओ क्या तुमने इस बारे में विंग से बात की। वांग जी नाम में सिर हिलाता है। सिचेन कहता है, फिर तुम बैठे क्यों हो, जाओ विंग के पास जाओ, उसे बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो। वांग जी कहता है, मैं गया था गगा, मगर विंग यहाँ नहीं है। सिचेन कहता है, यहाँ नहीं है तो कहाँ है। वांग जी कहता है, सियोल में। सिचेन शौक होकर पूछता है, सियोल में। वांग जी कहता है, हाँ ब्रो, हाँ गगा, वो आगे की स्टडी के लिए सियोल गया था, मगर आज पता चला वो वहाँ जॉब कर रहा है। सिचेन कहता है, तो जाओ तुम भी सियोल जाओ और विंग को बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। वांग जी कहता है, पर गगा अंकल। सिचेन कहता है, अंकल को मैं संभाल लूँगा। ये कहकर सिचेन वांग जी को गुड नाइट कहकर चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जल्दी से उठता है, फ्रेश वगैरह होता है और सियोल जाने की तैयारी करके जैसे ही अपना बैग नीचे लेकर आता है, तभी कुरेन कहता है, कहाँ जा रहे हो वांग जी। वांग जी कहता है, अपने प्यार के पास, अपने विंग के पास। जो सुनकर कुरेन एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वांग जी से कहता है, ठीक है वांग जी, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर मेरी एक बात सुनते जाना। जैसे ही तुम अपना कदम इस घर से बाहर निकालोगे, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब सोच समझ कर फैसला करना। वांग जी भी सीधा सीधा बोल देता है, ओके अंकल ठीक है, मगर मैं इस घर
इस नाम के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद, करीब 2 घंटे बाद, हम वांग जी को कोरिया में देखते हैं, जो एयरपोर्ट से बस लेकर सीधा सियोल पहुंचता है। और फिर जो एड्रेस उसने जियान फेमियान से लिया था, उस एड्रेस पर पहुंचता है, तो जो उसकी आंखों ने देखा वो उसे देखकर उस पर भरोसा नहीं कर पाया। वांग जी ने देखा कि विंग एक लड़की को हक कर रहा है और विंग उसके साथ में काफ़ी हैप्पी भी लग रहा था, जो देखकर वांग जी अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे थे। वांग जी विंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है, विंग, ये क्या तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गया और तुमने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। वांग जी ये सब देखकर इतना परेशान हो गया था कि वो कुछ भी बोले जा रहा था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या क्या बोले जा रहा है। कुछ देर बाद वो वहीं से उल्टे पैर एयरपोर्ट वापस आ जाता है। उसके बाद वो एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाता है, अपने फेस पर पानी मारता है और खुद को मिरर में देखता है। तभी वांग जी का शैडो, उसकी अंतरात्मा वांग जी से कहती है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम वापस जाना चाहते हो, मगर मत भूलो तुमने वो घर विंग के लिए छोड़ दिया है। और अब जब विंग अपनी लाइफ में किसी और के साथ हैप्पी है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर क्यों? भले ही आज विंग किसी और के साथ है, मगर फ्रेंड तो वो आज भी है ना, और तू उससे बिना मिले चला जाएगा? नहीं वांग जी, तू विंग से बिना मिले नहीं जा सकता। कम से कम उसकी इस नई लाइफ के लिए उसे ऑल द बेस्ट तो कहो।